साडे बहुत ही सीनियर नेता सरदार प्रगट सिंह जी, साडे कैंपेन के इंचार्ज सरदार राणा गुरजीत सिंह जी और साडे नेशनल चेयरपर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैडम सुप्रिया श्रीनेत जी एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अज इत्थे करन जा रहे हैं, प्रेस वार्ता। मैं बेनती करूँगा भी मैडम शुरू करनगे तो थोड़ा जा प्लीज़ पिछे आ जिहड़े हैगे थोड़ा जा साइलेंस मेनटेन करके रखियो, ज़्यादा लंबा समा नहीं, 5-10 मिनट की गल है, आप शुरू करके नाल दे नाल आपां इहनूं करदे कंक्लूड। मैडम सुप्रिया श्रीनेत। मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सोशल मीडिया और मीडिया विभाग के सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मीडिया के साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा सत श्री अकाल। मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली से बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आम आदमी पार्टी के लाई हूँ और उससे ज्यादा असलियत यहाँ पर उनकी दिख रही है। आज लुधियाना में उपचुनाव बाय इलेक्शन होने को है। 3 साल से एक सरकार बनी हुई है और आज हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि 3 साल की सरकार ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आप जहां जाइए पंजाब में 4-5 मुद्दे मुख्यता से उठाए जाते हैं और मैं उन्हीं 4-5 मुद्दों को टच करूंगी और उसके बाद आपके सवालों का अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रगट सिंह जी और अमर सिंह जी आने वाले हैं, वो लोग भी थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आपका सवाल लेंगे। आज पंजाब में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। पंजाब के किसी भी हिस्से में चले जाइए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपराध का हल्ला बोल है और असलियत यह है कि लुधियाना जैसे शहर में जो पंजाब की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे कारोबारियों को भी प्राइवेट सुरक्षा लेकर चलना पड़ रहा है। फिरौती मांगना, धमकी देना, फिरौती के नाम पर हत्या कर देना आम बात हो गई है और पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, जो घटना अभी थोड़े दिनों पहले अमृतसर के पास के एक छोटे से कस्बे से आई, वो दिखाती है कि कैसे सरकार, प्रशासन और पुलिस आंखें मूंद कर लोगों की हत्या हो जाने दे रही है फिरौती के नाम पर, लेकिन कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। असलियत यह है कि यह सरकार 3 साल पहले बनी थी, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 3 साल बाद आज जब एक उपचुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं तो वो वादे और दावे बिल्कुल किताबी लगते हैं। किसी ने खूब कहा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। बात शुरू हुई थी शिक्षा की क्रांति से। जो फर्जीवाड़ा दिल्ली में किया गया, उससे बड़ा फर्जीवाड़ा पंजाब में किया गया। नॉर्मल स्कूल्स को पेंट कर कर मुख्यमंत्री की और अरविंद केजरीवाल जी की फोटो जरूर छाप दी गई दीवारों पर। अच्छे खासे नॉर्मल स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और मिलेनियम स्कूल्स और तमाम जगह कहना जाने लगा, लेकिन असलियत यह है कि पंजाब के स्कूल में मास्टर नहीं है। बात हुई शिक्षा की, और मैं दिल्ली से आती हूं तो मैं जानती हूं कि मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में कुत्ते लौट रहे थे और उसी के चलते आम आदमी पार्टी की सरकार की रवानगी हुई है। पंजाब में भी ऐसा किया गया, सिविल अस्पतालों के डॉक्टर को, स्टाफ को मोहल्ला क्लिनिक तो भेज दिया गया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरकार की ओर से NHRM का जो फंड आता है वो आना बंद हो गया। अब वो आरोग्य सेंटर बन रहे हैं। शिक्षा के साथ खिलवाड़ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। तो ये क्यों ना कहूं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूल में मास्टर नहीं है। फिर एक फर्जीवाड़ा किया गया, अब उद्योग के नाम पर छला जा रहा है। कहा जा रहा है उद्योग क्रांति आएगी। मैं जानना चाहती हूँ ये उद्योग क्रांति कहां से आएगी? ये उद्योग क्रांति पिछले 3 साल में क्यों नहीं आई है? आपने पिछले 3 साल में एक भी बड़ा उद्योग अगर सेटअप किया हो तो उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिए। पिछले 3 साल में पंजाब की सरकार ने कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया है, कौन सा उद्योग यहाँ पर लेकर आए हैं? असलियत क्या है, आपका उद्योग पंजाब छोड़ के बाकी राज्यों में जा रहा है।
और ये अलग बात है कि आप बाकी राज्यों से लोग लाकर अपने पोल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं। क्या पंजाब की जनता में मेहनती, मेहनतकश, ईमानदार, अच्छे लोग नहीं है जो बोर्ड के चेयरमैन यहां बनाए जा सके? और ये सारा फर्जीवाड़ा ढकने के लिए एक मंत्र अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने मोदी जी से सीखा है, वो है प्रचार और प्रसार। जिस पंजाब में 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्चा होते थे, गवर्नमेंट एड्स पर खर्चा होते थे, आज वहां 791 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये पैसा बरस रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। मैं सुबह लुधियाना स्टेशन पर उतरी और जब तक हम इस स्थल पे आए या एक जगह और गए, हमने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की होर्डिंग देखी। प्रचार प्रसार एक आदमी की फोटो छापकर उसकी छवि सुधारने के लिए किया जा रहा है। और अगर निष्पक्ष पत्रकार आप जैसे कुछ लोग खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो आपके खिलाफ सीआईडी से लेकर पुलिस की रेड कर दी जाती है। लेकिन कितना भी प्रचार प्रसार कर लो, कितना भी एडवर्टाइजमेंट लगा लो, असलियत नहीं छुप सकती है। और इसीलिए असलियत छुपाने के लिए आपको डराया धमकाया जाता है। जब जंगल में रंगे सियार को आप शेर बना दीजिए, बारिश में उसका रंग उतर ही जाता है। और वही पंजाब में हुआ है। पंजाब में किस मुंह से ये लोग सरकार की बात करते हैं? 3 साल में ड्रग का जो यूज और अब्यूज है पंजाब में, वो लगातार बढ़ा है। हर बार एक नई तारीख समझ में आती है। हर बार आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक नई तारीख देकर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ती है। पहले वाले युद्ध का क्या हुआ? आज घर घर ड्रग की डिलीवरी हो रही है। पंजाब में बेरोजगारी से जूझ रहे लोग आज ड्रग के, उनके बच्चे जो है ड्रग के हवाले आ रहे हैं। असलियत यह है कि आपने सरकार बनाई और लोगों ने सोचा कि आप कुछ बातें करेंगे, आप कुछ वादे पूरा करेंगे। आपने तो पंजाब को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, उद्योग के नाम पर तो छला ही, आपने पंजाब में किसानों के साथ भी धोखा किया। आप तो मोदी जी से भी 4 हाथ आगे निकले। आपने किसानों को बात करने के लिए घर बुलवाया, वहीं उनकी गिरफ्तारी कराई और उनके जितने भी ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसी चीजें थी उनको अपने जब्त कर लिया। आपने तो पीठ में वही छुरा घोपा जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने घोपा। तो ये क्यों ना कहा जाए कि 3 साल सरकार चलाने के बाद आपने एक बड़ा काम किया और वो है कर्जा लेने का काम। पिछले 3 साल में ही इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तो ये पलट के हम क्यों ना पूछे कि आपने इतना कर्जा लिया? हर पेपर पर आपकी फोटो चमकती है, हर वेबसाइट पर आपकी फोटो दिखती है, लेकिन पंजाब की 1.25 करोड़ महिलाओं को आप 1000 रुपए महीने का नहीं दे सके। और ये देना आसान है, ये नियत होती है तो आप दे सकते हैं। हम कर्नाटका में दे रहे हैं, हम तेलंगाना में दे रहे हैं, हम हिमाचल में दे रहे हैं, हम झारखंड में दे रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था लोगों से। आज असलियत यह है कि बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए लेकिन वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए गए। आज असलियत यह है कि अपनी सत्ता को संवारने के लिए एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया है जो राज्यसभा सदस्य है। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास लुधियाना वेस्ट में एक ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको वो एमएलए का टिकट दे सके? ये पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से जुगत बढ़ाकर, किसी तरह से प्रशासन और पुलिस के दम पर इस चुनाव को चुराया जा सके और अरविंद केजरीवाल जी खुद राज्यसभा पहुंच सके। ये सवाल आपके हैं जो मैं इस मंच से आपके इसके माध्यम से पूछ रही हूँ। आज असलियत यह है कि पुलिस और प्रशासन के बल पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया है, यह सोच कर लाया गया है कि अगर वो जीत गए, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। असलियत यह है कि पंजाब में कांग्रेस मुस्तैदी से खड़ी है, मुस्तैदी से सवाल पूछ रही है। हमारे बहुत सारे कामों का श्रेय जब आम आदमी पार्टी लेती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए अमर सिंह जी, प्रगट सिंह जी हैं, वो आपसे बात करेंगे। लेकिन 3 साल बाद जब सत्ता चलाने के बाद आज एक उपचुनाव हो रहा है, तो इस सरकार के पास अपने बताए हुए काम गिनाने का एक भी काम नहीं है। इसी मोड़ पर मैंने एक होर्डिंग लगी देखी और उस होर्डिंग में यहाँ के कैंडिडेट की फोटो के साथ लगा है 18 महीने में आपका जबरदस्त विकास कर दूंगा।
18 महीने में विकास करने की बात कर रहे हैं, 36 महीने में क्या किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में? आपने दिल्ली का एक फर्जी मॉडल दिखाया, आपने उस दिल्ली के फर्जी मॉडल पर पंजाब में सरकार तो बना ली, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं, यही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता समझ चुकी है, जनता जानती है उनके सुख दुख का साथी कौन है, जनता जानती है फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, जनता ये भी समझती है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार को कौन कठपुतली की तरह से बैठकर बाहर से चला रहा है, और इसका बिल्कुल वाजिब जवाब जनता देगी। मैं 2 शब्द अपने यहाँ के कैंडिडेट ब्रजभूषण आशु जी के लिए जरूर बोलना चाहती हूँ। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में जमीनी स्तर की राजनीति से ऊपर आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और हम सब उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। आपके माध्यम से उनके लिए वोट की अपील करने आई हूं, आपके सुख दुख के साथ ही रहेंगे। और एक ये जो वाहियात बात आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है, और खुद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कोई और आएगा तो काम नहीं करेगा या करने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र में एक चुना हुआ सांसद या चुना हुआ विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो एक बराबर होता है, उसको हक है अपनी जनता के लिए काम करने का। लोकतंत्र में अगर कोई ये हेकड़ी दिखाता है, लोकतंत्र में कोई अगर इस तरह की धमकी देता है, वो महा अलोकतांत्रिक काम कर रहा है, और इसका जवाब जनता आपको खुद देगी। अभी हमारे 2 वरिष्ठ नेता बोलेंगे और उसके बाद हम आपके सवालों का उत्तर देंगे। सुन दिया, देखो ये तो झूठियां दी सरकार है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता। नवा मॉडल मैं बार बार कहना हुंदा कि यार आ एजुकेशन मिनिस्टर साडे नाल रहे आ बैठे आ प्रगट जी, इन्हां ने कोई एक स्कूल नवा बनाया सारे पंजाब च, ऐ करो इन्हां नूं दिखा दिओ, आ साडे सिक्ख्या मंत्री बैठे, एक स्कूल बनाया हो, एक हस्पताल बनाया होवे। मैं तुहानूं जिहड़ी मैं आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस च तुहानूं एक बहुत वधिया गल दस्सण आया। आ जिहड़े कैंडीडेट ने संजीव अरोड़ा जी, ये राज्य सभा के मैंबर ने, 2022 च मैंबर बने। मैं इन्हां दे पोस्टर और अखबारां देख के आया, बार बार कहते हलवारा एयरपोर्ट मैं बनवाती आ और बस मैं चालू करा रहा, क्यों भाई बार बार करते हैं ना, इत्थे पोस्टर लाउंदे आ लाउंदे आ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ कहानी सिर्फ दस्सण आया कि झूठियां दी सरकार एक किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। हलवारा एयरपोर्ट 2018 ਜਦੋਂ कांग्रेस ਦੀ सरकार सी ਉਦੋਂ प्रपोजल गई सी भारत सरकार ਨੂੰ, और मैं IAS अफसर ਹੁੰਦਾ ਸੀ, मेरा बैचमेट ਉੱਥੇ सैकटरी सी, सिविल एविएशन सैकटरी। मैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਸੜਕ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਰ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੰਡੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਬਲਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, 에어ਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੋਤੀਰਾਜ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ 10-20-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 22 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, 3.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਰੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠਾ ਵਾ।
ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਵਾਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਲ ਦਿਓ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ RUB ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ MLAs ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਈਵਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ? ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿਸਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਟੈਨਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਦੀਪਕ ਚੌਹਾਨ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਪਿਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਇਆ SSP ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ SHO ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ SSP, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ SSP ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਲੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਝੱਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ 3.5 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, 3 ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, 4 ਗੁਣਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨਸ। आपके कोई सवाल हो तो जी सुप्रिया जी, इलेक्शन आपको एक एक करके लेंगे सर। सुप्रिया जी, आपको लगता नहीं इलेक्शन बहुत बड़ा हो गया? दिल्ली की पूरी लीडरशिप यहाँ पे भी है। आपको लगता नहीं सर कि सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, एक विकास नहीं जीत रहा है यहाँ पे? आप उन पे आरोप लगा रहे हो और वो आप पे आरोप, एक आरोप प्रत्यारोप की है, एक राजनीति दिख रही है। देखिए, इलेक्शन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लोगों के मुद्दे छोटे और बड़े होते हैं। लोगों के क्या मुद्दे हैं? आज 3-3.25 साल सत्ता में रहने के बाद, जैसा कि प्रगट सिंह जी ने कहा, जैसा कि अमर सिंह जी ने कहा, जैसा कि पंजाब की जनता कह रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामों पर वोट क्यों नहीं मांग पा रही है? अभी भी कैंडिडेट ये क्यों लिख रहा है 18 साल में विकास कर दूं, 18 महीने में विकास कर दूंगा? 36 महीने आपने क्या किया? आज सवाल इस बात का है, आप अपने 3.25 साल का एक ऐसा काम गिना सकते हैं जिसने पंजाब की तकदीर और तस्वीर बदल दी हो? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब से इंडस्ट्री छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रही है? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब की कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है? क्या ये सच नहीं है कि बड़े बड़े दावे हकीकत से बहुत कोसों दूर हैं? मुझे लगता है कि आपकी ये बात कहना कि आरोप प्रत्यारोप थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है एक सरकार सत्ता में बैठी है, हम विपक्ष में हैं, और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। सवाल पूछने का काम करने के लिए हमें जनता ने शायद विपक्ष में बिठाया है, और अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम जनता के दिए हुए जनादेश को नकार रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है। यहाँ पर आने का औचित्य, चाहे वो दिल्ली से कोई आए या कहीं और से कोई आए, वो ये है कि एक सरकार जो 791 करोड़ का विज्ञापन दे रही है, उसकी असलियत क्या है, ये तो जनता के सामने लाना ही पड़ेगा। सुप्रिया मैम, नशे का मुद्दा जो है एक रॉकेट साइंस बना दिया सब लोगों ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए, जब कांग्रेस में थे तब भी यही मुद्दा, नवजोत सिंह सिद्धू के समय ये मुद्दा। आप मुझे समझाएं, फिर ये समस्या खत्म कैसी होगी? इस पर राजनीति के अलावा विश्लेषण क्या है, क्या हो सकता है, किस तरीके से चीजें सुधर सकती हैं? मैं आपको पूरी ईमानदारी से इस मंच से एक बात कहती हूँ, नशे का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दलगत राजनीति हो ही नहीं सकती है। नशे का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे भविष्य पर, हमारे आने वाली नस्लों पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। नशे का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, आप जैसे निर्भीक पत्रकार, सिविल सोसाइटी, जनता को एक मुश्त होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नशे को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा आने वाला भविष्य चौपट हो जाएगा। पंजाब में हूं तो पंजाब की बात करूंगी, लेकिन नशे ने अपनी गिरफ्त से किसी को नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहां पर नशे ने पैर न फंसा रहा हो। असलियत यह है कि लगातार बड़ी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। सवाल यह है कि जिन पोर्ट्स पर यह खेप पकड़ी जाती है, उन पोर्ट्स की क्या जिम्मेदारी है? सवाल यह है कि 10 में से अगर एक खेप पकड़ी जा रही है, बाकी 9 कहां जा रही है? लाखों करोड़ों की ड्रग्स सप्लाई हो रही है, हमारे नौजवानों की नस्ल चौपट हो रही है, इसकी उत्तरदायी कौन है? और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि इसकी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन इसका सलूशन क्या है? और मुझे लगता है इसका सलूशन राजनीतिक नहीं हो सकता है। इसका सलूशन इच्छा शक्ति से सत्तारूढ़ दल उसमें बढ़त ले, विपक्ष का बिना किसी शर्त के आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर यह जरूर कहने को मजबूर हूं कि पिछले कुछ महीनों में मैंने 4-4 तारीखें देखी हैं। पहले नशा मुक्त अभियान शुरू हुआ, फिर कोई एक और अभियान शुरू हुआ, उसकी कोई और डेट थी, अब नशा विरोध युद्ध शुरू हुआ है, उसकी कोई और डेट है। किसी चमत्कार से नशे की ये लत नहीं जाएगी,
ये लत जाने के लिए सरकार को एक होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी। इसमें जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है उतनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इस मंच से ये जरूर कहते हैं, हम आपको पूरी तरह का समर्थन देंगे, लेकिन आप इच्छा शक्ति दिखाइए। आप फर्जी दावे और फर्जी वादे मत करिए, आप बेकार बेकार की डेट मत दिखाइए, आप नए नए स्लोगन मत लगाइए, क्योंकि ये करके आप विज्ञापन पर खर्चा कर रहे हैं, आप नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। I know five fingers are not same, but आपको लगता है कि जो प्रशासन है, I think I have said what I have said. It requires a very decisive and a very committed government to act against the whole issue that we've discussed, whether it's intoxication. As an opposition, we are steadfastly with anybody who takes action. This government is taking no action whatsoever. आपकी लहर आई कैसे? क्या? आपकी लहर आई कैसे? क्योंकि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं कमी आप में रहेगी। आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमसे जरूर कुछ गलतियां हुई होंगी, इसलिए जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया। उन गलतियों का सुधार हम कर रहे हैं, उन गलतियों का किसी हद तक सुधार हुआ है, तभी लोकसभा में हमारा प्रदर्शन देख लीजिए और बाकियों का प्रदर्शन देख लीजिए, उसमें आपको अंतर दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक फर्जी मॉडल दिल्ली का विज्ञापन के जरिए, मीडिया के जरिए, दबाव के जरिए दिखाया गया और लोग उससे भ्रमित हुए, लेकिन अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। एक लैंड पूलिंग का इशू चल रहा है लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ जो लैंड एक्विजिशन हो रही है फार्मर्स की, तो आपके जब टाइम था यूपीए 2 का तो एक लैंड कंपनसेशन का आया था, बिल आया था, तो तेलंगाना में आपकी सरकार भी एक्विजिशन कर रही है, यहाँ पे ये आप सरकार। मैं इस पर बहुत छोटा सा बोल के प्रगट सिंह जी इसका डिटेल देंगे। नेशनल लेवल पे आपकी क्या पॉलिसी है इसको लेकर? देखिए, मेरी पॉलिसी तो राहुल गांधी ने उसी दिन दिखा दी थी जब वो भट्टा परसौल एक बाइक के पीछे बैठकर चले गए थे। मेरी पॉलिसी, कांग्रेस की पॉलिसी तो उसी दिन दिखा दी थी जब लैंड एक्विजिशन के बिल पर कहा गया था कि किसानों को 4 गुना मार्केट रेट का मिलेगा, गांवों में शहरों में दुगना मिलेगा। लेकिन ये सरकार लगातार ऐसा नहीं कर रही है। आप जिस तेलंगाना सरकार की बात कर रहे हैं, एक भी जमीन वहां पर बिना उचित मुआवजे के नहीं ली जा रही है। ऐसा पंजाब के बारे में हम नहीं कह सकते, ऐसा तमाम गैर कांग्रेस सरकारों के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, और उसी में फलसफा है। लेकिन प्रगट सिंह जी अगर इसमें ऐड करना चाहें तो मैं जरूर उनको माइक। देखो, ये निरी लुੱਟ है। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ 22000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 24000 ਏਕੜ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50000 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 50000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ 8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਗਜ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ।
ਕਈ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करता हो। शुक्रिया जी। आपने नशे को लेकर बात करी थी, नशे को लेकर पंजाब प्रधान मुझे लगता है मैंने उस पर काफी विस्तृत आंसर दे दिया है। पंजाब प्रधान कह रहे हैं वो कह रहे हैं नशा खत्म ही नहीं हो सकता, कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। आप उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। मुझे जो बात कही थी नशे को मैंने कह दी। आप दोहरी राजनीति नहीं कर रहे हो। जब आप दिल्ली में जाते हो, इंडिया गठबंधन बनाते हो, आम आदमी पार्टी आपके साथ होती है, अरविंद केजरीवाल आपके साथ होते हैं। जब चंडीगढ़ में मेयर बनाते हैं तब साथ। अब यहाँ लुधियाने आके पंजाब आपकी राजनीति बदल जाती है, आप प्रत्यारोप आरोप की और उन पे आरोप लगाने लगते हो। नहीं, ये दोहरी राजनीति नहीं है, ये वक्त की मांग है और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार इसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा और विस्तृत रूप से समझा देती हूँ। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और सामने वाले 400 सीटें मांगने की और ठोकने का दम्भ रख रहे थे और कह रहे थे 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो जनता की पुकार थी, कि जनता की मांग थी, आप सब लोग एक साथ आइए और इस सरकार को रोकिए। और असलियत यह है कि हमने नरेंद्र मोदी को 400 तो बहुत दूर 272 पे नहीं पहुंचने दिया, 240 पर इस देश की जनता ने नकेल उनका कसा और आज वो माइनॉरिटी की सरकार चला रहे हैं और 2 पार्टीज पर आश्रित है, 2 बैसाखियों पर आश्रित है। ये कड़वा सच है और ये इसलिए हुआ क्योंकि जनता की मांग थी कि हम एक साथ आए। लेकिन जनता की मांग दिल्ली में और जनता की मांग पंजाब में भी अलग है और जनता ये चाह रही है कि हम यहाँ के मुद्दे उठाएं। तो हम एक राजनीतिक दल होने के नाते अपने नेताओं के साथ विचार विमर्श करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम जनता की सुनते हैं। और अगर जनता की मांग है कि हमारे मुद्दों को उठाया जाए, वही करना लोकतंत्र और वही हम कर रहे हैं। एक टेबल